स्वागत है आपका डे नंबर 10 में उस 40 दिन की सीरीज में जहां पर हम लोग कंप्लीट उत्तराखंड कवर करने वाले हैं। तो हम लोग उत्तराखंड के इतिहास में पहुंच गए थे। सबसे पहले हमने उत्तराखंड का पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल देखा था। उसके बाद उत्तराखंड का इतिहास हम लोग देख रहे हैं और उत्तराखंड के इतिहास में भी लगभग 65% एरिया हम लोग कवर कर चुके हैं। ओके, आज हम लोग गोरखा शासन देखने वाले हैं। गोरखाओं के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हमें पता लगता है गोरखाओं ने जो कुमाऊं वाला रीजन है वो कब कैप्चर किया था, 1790 के अंदर। इसके अलावा जब हम बात करते हैं गढ़वाल वाले रीजन की तो यहाँ पर आप लोग देखते हो 1804 के अंदर इन्होंने गढ़वाल वाला रीजन भी कैप्चर कर लिया था। ठीक है, जो गोरखा थे ये मूलतः जो है ना नेपाल के थे। कहाँ के थे? नेपाल के थे। और नेपाल में एक व्यवस्था थी जिसको हम चौबीसी कहते थे। चौबीसी, ठीक है। चौबीसी का मतलब है 24 भागों में बटा हुआ था नेपाल का पूरा राज्य, या नेपाल पूरा देश कह सकते हो। 24 राज्यों के अंदर बटा हुआ था। ठीक है, तो इसमें जनरली हमें जो राजा देखने को मिलते हैं, महत्वपूर्ण राजा, जो पहला राजा था कहाँ का? नेपाल का। उसका नाम है पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह। इसका शासन कब से कब तक रहता है नेपाल के अंदर? 1743 से लेकर 1775 तक। इसके बाद जो हमें अगला राजा देखने को मिलता है उस अगले राजा का नाम है प्रताप शाह। प्रताप शाह। इसका शासन हमें 1775 से लेकर 1778 तक देखने को मिलता है, 3 साल का। इसके बाद जो अगला राजा है उसका नाम है रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। रण बहादुर शाह का जो शासन काल था 1778 से लेकर 1800 तक। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के टाइम पर 1790 के अंदर क्या होता है, कुमाऊं को कैप्चर किया जाता है गोरखाओं के द्वारा। इतना क्लियर है? तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जब गोरखा शासन कुमाऊं के अंदर एस्टेब्लिश हुआ तो उस टाइम नेपाल का राजा कौन था? तो आप बता सकते हो कौन था? बहादुर शाह था, रण बहादुर शाह था। ओके, आगे बढ़े। अब थोड़ा सा गोरखाओं के उदय की बात करते हैं और किस तरीके से इन्होंने कुमाऊं पर अधिकार किया उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये नेपाली मूल के थे, हम जानते हैं। इसके अलावा सैनिक शासन पर आधारित इनकी व्यवस्था थी। ठीक है, इनकी जो व्यवस्था थी किस पर आधारित थी? सैनिक शासन। मतलब सैन्य ही सब कुछ, सेना ही अधिकतर निर्णय लेती थी इनकी। ठीक है, तो 24 रियासतों में बटा हुआ था, इसीलिए हम इसको 24 ही कहते हैं। और यहाँ के जो राजा थे इनके बारे में हमने बात करी। पृथ्वी नारायण शाह 1743 से 1775, प्रताप शाह 75 टू 78, रण बहादुर शाह 1778 टू 1800। ठीक है, इन्हीं को स्वामी निर्गुणानंद के नाम से भी जाना जाता था। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रण बहादुर शाह को स्वामी निर्गुणानंद भी कहा जाता था। ओके, 1790 के अंदर कुमाऊं पर ये आक्रमण करते हैं। किसके कहने पर आक्रमण करते हैं? हर्षदेव जोशी के कहने पर करते हैं। हर्षदेव जोशी के बारे में भी याद रखना, इसको कई सारी उपाधियां मिली हुई, जैसे विभीषण है, स्वार्थी व देशद्रोही है, कुमाऊं का चाणक्य है। विभीषण क्यों कह रहे हैं इसको? इसने गोरखाओं को आमंत्रित किया। ठीक है, मतलब विभीषण ने क्या करा था? राम को आमंत्रित किया था ना कि वो आके लंका में अटैक करें। तो इसी तरह की भूमिका यहाँ पर हर्षदेव जोशी ने भी निभाई थी। स्वार्थी एवं देशद्रोही कहा गया किसको? इसी को। क्यों कहा गया? राज्य को संकट में डाला इसने कई बार। कुमाऊं का चाणक्य कूटनीतिक चालों के कारण। राज्य निर्माता, सत्ता परिवर्तन में मुख्य भूमिका रहती थी। इसके अलावा कुमाऊं का अर्ल वार्विक, ठीक है, किसके द्वारा दी गई? अंग्रेजों द्वारा ये उपाधि दी गई। और कब दी गई? कैप्टन हियासी के साथ जब इसकी मुलाकात हुई उसके बाद। ओके, अब लोग वापस से देखते हैं 1790 के अंदर कुमाऊं में आक्रमण जब किया गया था गोरखाओं के द्वारा। 1790 के अंदर ही कुमाऊं पर ये लोग शासन भी करने लगते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक कुमाऊं पर शासन कर रहे हैं। 1791 के अंदर एक गढ़वाल पे भी अटैक करते हैं। ठीक है, लेकिन गढ़वाल पे शासन नहीं कर रहे हैं। गढ़वाल में क्या कर रहे हैं ये लोग? लंगूरगढ़ का युद्ध होता है 1791 के अंदर। यहाँ पर ये लोग प्रद्युमन शाह के साथ में संधि कर लेते हैं। ठीक है, बाद में 1804 के अंदर जब बहुत बुरी स्थिति हो जाती है गढ़वाल की, उस टाइम में ये लोग क्या करते हैं? गढ़वाल पे आक्रमण करते हैं और उसको कैप्चर करते हैं। ठीक है, 1790 के अंदर जब कुमाऊं पे इन्होंने आक्रमण किया था हर्षदेव जोशी के कहने पर, तो यहाँ पर इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमर सिंह थापा, जगजीत पांडे और सुर सिंह थापा। इनका नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तत्कालीन गोरखा राजा कौन है? बात हुई थी रण बहादुर शाह, स्वामी निर्गुणानंद। ओके, हवाला बाग का युद्ध होता है 1790 के अंदर। इसी
आक्रमण की बात हो रही 1790 के अंदर, तो हवाला बाग का युद्ध, हवाला बाग कहाँ पर है, ये अल्मोड़ा के अंदर है, ठीक है, अल्मोड़ा के अंदर है। तो गोरखा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, अमर सिंह थापा, जगजीत पांडे और सूर सिंह थापा। कुमाऊं का नेतृत्व कौन है, चंद शासक महेंद्र चंद, ठीक है, चंद शासक महेंद्र। और इसी युद्ध के दौरान इसकी डेथ हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, महेंद्र चंद मारा गया और कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन स्थापित हो गया, ठीक है, इतनी बात, ओके। हर्षदेव जोशी के बारे में कुछ चीजें आपने जान ली हैं। एक चीज याद रखना, ये दीपचंद का दीवान था। किसका दीवान था, दीपचंद का दीवान था, ओके। तो दीपचंद का जब दीवान था, आप देखते हो दीपचंद क्या करता है, दीपचंद के शासनकाल में ही हर्षदेव जोशी है। हर्षदेव जोशी और दीपचंद दोनों को कौन बंदी बना लेता है, मोहन सिंह नाम का व्यक्ति, मोहन सिंह नाम का व्यक्ति जो आगे मोहन चंद के नाम से शासन करता है। ये क्या करता है, दीपचंद और उसके दीवान और उसके बच्चों को सबको जेल में डाल देता है, ठीक है। मोहन चंद के बाद हमें कौन देखने को मिलता है, ललित शाह का आक्रमण होता है। उसके बाद ललित शाह का आक्रमण, ललित शाह खुद तो शासन करता नहीं, कौन करता है, प्रद्युमन शाह करता है यहाँ पे शासन। प्रद्युमन शाह भी वापस चले जाता है, उसके प्रतिनिधि के तौर पर कौन शासन करने लगता है, हर्षदेव जोशी करने लगता है। हर्षदेव जोशी के बाद शिवचंद, हर्षदेव जोशी किसको अपना प्रतिनिधि बनाता है, शिवचंद को, ठीक है। उसके बाद लास्ट शासक हमें देखने को मिलता है महेंद्र चंद। इस तरीके से चीज़ों को देखो, हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि क्या चीज़ें इसके समकालीन तौर पर हो रही हैं। हमने लंगूरगढ़ के युद्ध की बात करी अभी, ठीक है। लंगूरगढ़ का युद्ध 1791 के अंदर हुआ था। गोरखा सेना पर गढ़वाल का पहला आक्रमण था। प्रद्युमन शाह के साथ गोरखाओं की संधि हो गई और आक्रमण क्या हो गया, टल गया। इसी युद्ध के दौरान नेपाल का राजा कौन था, गिवाण युद्ध विक्रम सिंह था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, गिवाण युद्ध विक्रम सिंह, ठीक है, ओके। अब जो निर्णायक युद्ध होता है, खुड़बुड़ा का मैदान, खुड़बुड़ा कहाँ पर है, देहरादून में है, ठीक है। खुड़बुड़ा का मैदान 14 मई 1804 के अंदर ये युद्ध होता है, ओके। तो गोरखा सेना और गढ़वाल सेना के आमना सामना होता है इस युद्ध के दौरान, और जो प्रद्युमन शाह है वो क्या हो जाता है, वीर गति को, यानी उसकी भी डेथ हो जाती है इस युद्ध में। जो आपके हवाला बाग का युद्ध था उसमें किसकी डेथ होती है, कुमाऊं राजा महेंद्र चंद की। और जो खुड़बुड़ा का युद्ध है उसमें डेथ होती है किसकी, प्रद्युमन शाह की, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर 1804 में जब ये युद्ध गोरखा जीत जाते हैं, अब यहाँ कुमाऊं प्लस गढ़वाल दोनों जगह पर ही शासन कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब हम लोग कुमाऊं के प्रमुख जो सूबेदार हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्रथम सूबेदार हमें जो देखने को मिलता है जोगामल शाह, दूसरा काजी नरसाई, तीसरा अजब सिंह थापा। इसके बाद भी हमें कुछ और शासक देखने को मिलते हैं, एंड अंतिम शासक जो हमें देखने को मिलता है वो बमशाह चौतरिया, या उसे भीम शाह भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, इतना दिमाग में रखना। इसके लिए ट्रिक बना सकते हो, जनाब, JNAB, जे से जोगामल, ठीक है, N से नरसाई, A से अजब सिंह थापा और B से बमशाह, ठीक है, ऐसे भी आ सकते हो जनाब से, ताकि चीजें क्लियर हो तुम्हारे दिमाग में, ओके। तो ठीक है, अब हम लोग जोगामल शाह के बारे में पढ़ते हैं। ये प्रथम शासक है, प्रथम शासक क्या, प्रशासक को, प्रशासक ही यहाँ पर शासक की भूमिका निभा रहा है इस पर्टिकुलर लोकल एरिया के अंदर, क्योंकि शासक तो एक ही है, वो कहाँ बैठ रहा है, वो नेपाल के अंदर बैठ रहा है, ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं तत्कालीन नेपाल का राजा कौन है, क्योंकि ये उनके प्रतिनिधि के तौर पर ही शासन कर रहे हैं, ओके। तो पहला भू बंदोबस्त जो होता है वो किसके शासनकाल में होता है, कहाँ का भू बंदोबस्त हो रहा है, ये कुमाऊं का पहला भू बंदोबस्त हो रहा है जोगामल शाह के टाइम में, ठीक है। इसका नाम क्या है इस भू बंदोबस्त का, मालगुजारी बाबत। कब हुआ था ये, 1791-92 में, 1791-92 में पहला भू बंदोबस्त होता है गोरखाकालीन जोगामल शाह के टाइम में कुमाऊं में। इसके अलावा प्रमुख कर जो लगाए गए, पुरही पिछवी कर और सुवांग दस्तूर कर। पुरही पिछवी कर क्या है, एक तरह का हाउस टैक्स है, हाउस टैक्स है या फिर प्रॉपर्टी टैक्स है, ठीक है, हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स है, पुरही पिछवी कर। और सुवांग दस्तूर ये किस टाइप का कर है, ये जनरली जो है किसानों से लिया जाने वाला कर है, ओके। अब हम लोग देखते हैं काजी नरसाई को। काजी नरसाई के टाइम में एक हत्याकांड हुआ था मंगल की रात, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये अत्यंत अत्याचारी राजा था
जो पश्चिमी पहाड़ी एरिया में बसे और स्थानीय विवाह करने वाले अपने ही सिपाहियों पर इसने क्या करा, इनकी राजभक्ति पर इसको संदेह हुआ और इसने क्या करा, मंगल की रात को उन सब की हत्या करवा दी। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अजब सिंह थापा के बारे में। ये कुमाऊं का तीसरा सूबेदार है, कुमाऊं का तीसरा सूबेदार है, याद रखना। इसके अलावा जो अन्य राजा इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं वो यही सब है। जैसे हम लोगों ने कुमाऊं में देखा कि पहला जो भू बंदोबस्त हुआ था गोरखाकालीन, वो 1791-92 में हुआ था। ऐसी गढ़वाल के अंदर हमें जो पहला बंदोबस्त देखने को मिलता है वो 1811-1812 के आसपास देखने को मिलता है। ओके, ये भी आप दिमाग में रख सकते हो। इसके अलावा जो बमशाह चौतरिया था या भीमशाह था अंतिम सूबेदार, इसे हम लोग बड़ा बमशाह के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना है, इसने ब्राह्मणों पर कुसही कर लगवाया था। कुसही कर इसने किस पर लगवाया था, ब्राह्मणों पर लगवाया था। और ये कुमाऊं का अंतिम सूबेदार था, इसको भी आप दिमाग में छाप सकते हो। ओके, अब हम लोग बात करते हैं गढ़वाल के जो प्रमुख गोरखा सूबेदार हैं। कुमाऊं की बात कर ली, अब हम लोग गढ़वाल की तरफ चलते हैं। गढ़वाल का जो प्रथम हमें सूबेदार देखने को मिल रहा है वो है अमर सिंह थापा। 1804 खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद अमर सिंह थापा प्रथम सूबेदार, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति रण बहादुर शाह के द्वारा की जाती है। रण बहादुर शाह कौन है, नेपाल का शासक है, ठीक। और नेपाल सरकार ने इसे काजी की उपाधि दी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है किस शासक को, किस प्रशासक को नेपाल सरकार द्वारा काजी की उपाधि दी गई, अमर सिंह थापा को दी गई। गंगोत्री में गंगा माता मंदिर का निर्माण भी, स्थापना भी किसने करवाई, अमर सिंह थापा ने करवाई। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काजी की उपाधि और गंगा माता मंदिर। ओके, अब हम बात करते हैं रणजोड़ थापा की। रणजोड़ थापा का शासन 1804 से 1805 के दौरान रहा। इसे जो मौला राम ने है दानवीर कर्ण की उपाधि दी है, दानवीर कर्ण की उपाधि दी किसने, मौला राम ने, देखो, ठीक है। और इसकी प्रशंसा में एक रचना रची है, उसका नाम है रण बहादुर चंद्रिका, ठीक है। रणजोड़ थापा के लिए एक रचना है जिसका नाम है रण बहादुर चंद्रिका, ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, मौला राम के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद है। इसने विचारी और अविचारी पदों का सृजन किया। विचारी कौन, जो न्याय का काम देखते थे, यानी जज थे वो, ठीक है। विचारी कौन, जो विचार करके निर्णय लेते थे, यानी कौन लेगा, जज लेगा। अविचारी कौन, अधिशासक, ठीक है, जो लोग प्रशासन के काम में इन्वॉल्व हैं। ओके, इसके बाद हस्ती दल चौतरिया। हस्ती दल चौतरिया से ये याद रखना कि इसने किसानों पर को जो है तकावी ऋण दिए। तकावी ऋण क्या होते हैं, जो किसान हैं वो खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, और कृषि के लिए उन्हें एडवांस में जो लोन दिए जाते हैं कि वो बीज कर, और ये किस स्थिति में दिया जाता है, जैसे अकाल की स्थिति है या सूखे की स्थिति है, इस दौरान किसानों को काहे की जरूरत होती थी, पैसे की जरूरत होती थी, तो उस टाइम में इनको तकावी ऋण दिया जाए। उसी ऋण को हम लोग क्या कह रहे हैं, तकावी ऋण कह रहे हैं, ठीक है। ओके, किसानों के प्रति सहानुभूति थी, ऐसे याद। हस्ती दल चौधरी है ना, हस्ती दल से याद रखो हल, ह से हस्ती, ह से हल। हल कौन चलाता है, कृषक चलाते हैं, किसानों के प्रति इसका ज्यादा लगाव था। तो इस तरीके से भी दिमाग में देखो, याद करना है, कैसे भी याद करो। ओके, इसके बाद बात करते हैं भैरव थापा के बारे में। 1808 से लेकर 1811, ये काफी विलासी और क्रूर राजा था, ठीक है, विलासी और क्रूर राजा। कवि जो मौला राम को नेपाल दरबार से जमीन मिली थी उसको इसने क्या कर लिया, छीन लिया, ठीक है। मौला राम को नेपाल दरबार द्वारा दी गई जमीन किसके द्वारा छीनी गई, ये भी क्वेश्चन पूछता है, भैरव थापा। ओके, मौला राम के बारे में दो चीज ध्यान रखना कि इसने रणजोड़ थापा को तो क्या कहा है, दानवीर कर्ण का है, उसके लिए क्या लिख दी इसने, रण बहादुर चंद्रिका लिखी है। जबकि जो भैरव थापा है उसने मौला राम की जमीन जो कि उसे नेपाल दरबार से मिली थी उसको क्या कर लिया, छीन लिया। अब हम लोग बात करते हैं काजी बहादुर शाह के बारे में, जिसका प्रशासक के तौर पर कार्यकाल 1811 से लेकर 1812 तक रहा। इसने उर्वरता के आधार पर भूमि का निर्धारण किया और भूमि को 5 भागों में बांटा। कौन कौन से वो 5 भाग हैं, अव्वल है, दोयम है, सोम है, चाहर है, सुखा बांसी है, ठीक है, सुखा बासी है। तो अव्वल जो भूमि है उसको ये मान के चलो ये प्रथम श्रेणी की भूमि है, मान के क्या चलो प्रथम श्रेणी की ही भूमि है। अव्वल जो भूमि है इसको सिंचित या तालाब भूमि की तरह कह सकते हो। जैसे हम लोगों ने देखा था ना, सिंचित भूमि या तालाब भूमि सबसे अच्छी भूमि हुआ करती, सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब उर्वरता सबसे ज्यादा है। इसके अलावा दोयम है, ये मध्यम स्तर की है, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा उपजाऊपन भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो ठीक ठाक कृषि यहाँ भी हो रही है। सोम
निम्न उपजाऊ भूमि थी, मतलब उपजाऊ यहाँ पे, उपजाऊपन यहाँ पे है, यहाँ पर कृषि भी हो रही है बट बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, ठीक है। और चार जो भूमि है वो है बंजर भूमि या पथरीली भूमि, उसको हम क्या कह रहे हैं, चाहर भूमि कह रहे हैं। सूखाबासी भूमि, ये कृषकों या वहाँ के स्थायी निवासियों को कृषि के लिए या फिर आवास के लिए आवंटित की जाती थी, ऐसी भूमि है सूखाबासी। ओके, इतना क्लियर है। आगे बढ़े, अब हम लोग देखते हैं जो गोरखा थे उनकी सैन्य प्रणाली किस टाइप की थी, ठीक है। क्या थी, गोरखाओं की सैन्य प्रणाली। देखो गोरखा में जो सेना थी वो दो तरह की थी, एक स्थायी सेना थी, एक अस्थायी सेना थी, ठीक है। एक टेम्परेरी सेना है और एक परमानेंट है। जो परमानेंट है उसको हम जागचा कह रहे हैं, जागरिया, जो हमेशा जागी रहती है, परमानेंट रहती है, ठीक है, जागचा। इसके अलावा अस्थायी सेना यानी ढाकरिया, ढाकचा। जागचा और ढाकचा का संबंध किससे है पूछेगा आपसे, तो गोरखाओं की सैन्य प्रणाली से है। जागचा परमानेंट है, ढाकचा यानी ढाकरिया वो कैसी है, टेम्परेरी है। वेतन कैसे मिलता था इनको, युद्ध काल में 8 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था, जबकि नॉर्मल टाइम में 6 रुपये प्रति माह मिलता था। प्रमुख हथियार क्या है, खूंकरी, खूंकरी देखो इस टाइप का होता है, ठीक है। इसके अलावा बली या बाली, क्या मतलब है इसका, गोरखा सैनिकों द्वारा मनमाने ढंग से जब कर वसूला जाता था, अत्याचार किए जाते थे लोगों पर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बली या बाली, ठीक है। तो गोरखा शब्दावली के बारे में कुछ याद रखो, कुछ शब्दावली है जैसे कामी है, सुनवार है, कठुआ है, नौ है। जो नाई होता था गोरखा नाई उसको नौ कहते थे, कठुआ गोरखा दास को कहते थे, सुनवार जो गोरखा सुनार है जो सोने का काम कर रहा है, कामी गोरखा शिल्पकार है। ओके, ये चीजें अपने दिमाग में रखना। अब हम लोग आगे देखते हैं जो गोरखाओं की जो कर प्रणाली है, क्रूर कर प्रणाली है, ठीक है। प्रमुख जो कर है हमें 16 देखने को मिलते हैं, कौन कौन से वो कर हैं हम देखते हैं। सामाजिक एवं उत्सव कर किस टाइप के, जैसे टीका भेंट है, विवाह एवं शुभ अवसरों पर लिया जाता है। सौन्य फागुन उत्सवों के समय। मरोकर इंपॉर्टेंट है, मरोकर पुत्रहीन व्यक्ति से, जिसका पुत्र नहीं है उससे कौन सा कर लेंगे, मरोकर, ठीक है। जिस कर को मैं दोबारा बोल रहा हूं तो उसको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। विशेष वर्गों पर जो कर लगाया जा रहा है, कास्ट बेस पर जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो कौन से, मिझारी कर किस पर लगाया जा रहा है, जागरियों व ब्राह्मणों से, ठीक है, मिझारी कर याद रखना। कुसही कर किस पर लगाया जा रहा है, ब्राह्मणों पर, ठीक है, जमीन हथियाने पर ब्राह्मणों पर लगाया जाता है कुसही कर। किसने लगाया था कुसही कर, ये बताओ, अभी मैंने बताया था कि ब्राह्मणों पर कुसही कर लगाया था, किसने लगाया था, बमशाह चौधरिया ने लगवाया था, बमशाह चौधरिया, ठीक है। अधनी दप्ती कर खस जमींदारों से लिया जाता था। दोनिया कर पहाड़ी पशुचारकों से लिया जा रहा है, ओके। इसके अलावा जो संपत्ति और व्यवसाय कर है, पुंगड़ी कर एक प्रकार का भूमि कर है, ये तान कर कपड़ों पर लगाया जा रहा है। बहता कर छिपाई गई संपत्ति पर, जो संपत्ति दिखाई नहीं जा रही है, छिपाई है, ठीक है, या ब्लैक मनी भी कह सकते हो, उस पर कर लगाया जा रहा है, क्या है, बहता कर। घी कर पशुपालकों से, पशुपालक ही तो घी का उत्पादन करते हैं ना, तो वहां से घी कर लगाया जाएगा। सायर कर या सयर कर किसका कर है, सीमा कर है, सीमा शुल्क है, ओके। इसके अलावा जो अन्य प्रशासनिक कर है, जैसे मोह कर है, प्रत्येक परिवार से लिए जाने वाला कर है। मरो कर पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जा रहा है, मोह कर प्रत्येक परिवार से लिया जा रहा है। मांगा कर युद्ध के समय मांगा जा रहा है, युद्ध के समय मांगा जा रहा है, मांगा कर। रहता कर गांव छोड़कर जो लोग चले गए हैं, ठीक है, तो गांव छोड़कर जो लोग भाग गए हैं उन पर कौन सा कर लिया जा रहा है, रहता, ठीक है। तिमारी कर 4 आना फौजदारों को और 2 आना सूबेदारों को दिया जाता था, ठीक है, इतना याद रखना। इसके अलावा जो गोरखाओं की न्याय प्रणाली थी, ठीक है, दीप व्यवस्था, आप देखोगे ना दीप दीप सब जगह आएगा, गोला दीप, कड़ाई दीप, तराजू दीप। न्याय कोई निश्चित प्रणाली नहीं थी यहाँ की, जो अफसर होते थे वहां के वही जज होते थे, ओके। मुकदमे का कार्य विचारी करता था। पहली अदालत अल्मोड़ा में स्थापित की गई, ये भी याद रखना, ओके। तो अब क्या याद रखना है आपको, जो गोला दीप है, जो आरोपी है उसको जो लोहे की गर्मा गर्म छड़ को हाथ में लेकर कुछ डिस्टेंस कवर करनी पड़ती थी और उससे बोला जाता था कि भैया तू आगे चल, और कुछ टाइम तक तेरे को ये जो छड़ है छोड़नी नहीं है। अगर हाथ से छड़ छूट गई तो माना जाता था कि भैया ये बंदा दोषी है, ठीक है। इस छड़ को पकड़ के आप ही सोचो, उस टाइम में आप लोग हो या मैं हूं, और इस छड़ को पकड़ के हमें ले जाना है ये सिद्ध करने के लिए कि मैं दोषी नहीं हूं, कोई व्यवस्था है ये?
तो ठीक है, ऐसे ही चल रहा था उस टाइम में भैया। कढ़ाई दीप, आरोपी का जो हाथ है, ये कढ़ाई है, इस कढ़ाई के अंदर आरोपी का हाथ डाला जाता था। अगर हाथ जल गया तो वो दोषी, अगर हाथ नहीं जला तो वो निर्दोष है। तराजू दीप, तराजू दीप के अंदर इस तरह का तराजू है, पहले इसका वजन तोला जाता था, जैसे आज रात को इसका वजन तोल लिया शाम को, अगले दिन अगर वजन बढ़ गया इसका शाम से तो ये दोषी है, अगर वजन कम हो गया तो ये निर्दोष है। ठीक है, इस तरह की प्रथाएं थी, इस तरह की न्याय प्रणाली हुआ करती थी। और कौन कौन से, तीर का दीप है, घात का दीप है, बो काटी हारिया दीप है, न्याय का दीप है, और भी मतलब इस तरह के दीप चला करते थे, प्रचलन में थे। ओके, और पतन का कारण क्या है इनके, उसके पहले पतन के प्रणाली से देखो, दंड प्रणाली में देशद्रोह, अगर कोई देशद्रोही है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता, कोई अगर हत्या कर रहा है किसी की तो उसको पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी जाती थी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है तो उसके परिवार के लोगों पर भारी जुर्माना लगाया जाता था। ठीक है, ये भी याद रखना। ब्राह्मण हत्या, यानी ब्राह्मण के द्वारा कोई हत्या की जाती थी तो उसको देश से निकाल दिया जाता था। ठीक है, ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, ये भी याद रखना, ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, बाकी लोग हत्या कर रहे हैं तो पेड़ से लटका कर फांसी दे रहे हैं उसे, लेकिन ब्राह्मण अगर हत्या कर रहा है तो उसे देश से निकाल दे रहे हैं। ब्राह्मण पर अगर चोरी का आरोप है तो उसकी चोटी, ब्राह्मण की चोटी क्या कर रही है, काट दी जा रही है। अंग भंग करना यानी हाथ और नाक का काटना, ये तो नॉर्मल सी बात थी, प्रचलित था यहाँ पे। जनता परेशान थी इनसे, इस तरह के इन्होंने कर लगा रखे थे। ठीक है, आत्महत्या कर रहा है कोई व्यक्ति तो परिवार वालों से ये भारी जुर्माना ले रहे हैं, और कोई व्यक्ति पुत्रहीन है तो उससे क्या ले रहे हैं, मरो कर ले रहे हैं। जनता इस तरह के टैक्स सिस्टम से परेशान थी, जनता इस तरह की दीप व्यवस्था है, ठीक है, कि छड़ पकड़ो और कुछ दूरी पर तक आप लोग जाओ, इस तरह की व्यवस्था से परेशान थी। इसलिए जो है इन्होंने क्या करा, जब अंग्रेजों ने आक्रमण करा, गोरखाओं का साथ देने के बजाय किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो ब्रिटिश और गोरखाओं का संघर्ष हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। ओके, गोरखाओं की खुद की विस्तारवादी नीति थी, जबकि अंग्रेजों की भी विस्तारवादी नीति थी। ठीक है, 1884 के अंदर क्या करा, भीमसेन थापा ने गोरखपुर पर आक्रमण करा। ठीक है, इसके अलावा 18 में बुटवल पर भी इसने आक्रमण कर दिया। जब इसने 1884 पर आक्रमण किया था ना भीमसेन थापा ने, एक गोरखपुर के आसपास के इसने 200 से अधिक गांवों पर इसने क्या करा, कैप्चर कर लिए। 200 से अधिक गांवों पर इसने अधिकार कर लिया भीमसेन थापा ने। ठीक है, अब अंग्रेजों को उसी टाइम से समझ में तो आ गया था कि गोरखा क्या करना चाह रहे हैं। 1804 के अंदर इन्होंने क्या करा, बुटवल पर भी कब्जा कर दिया। ओके, अब नवंबर 1814 के अंदर गवर्नर जनरल लॉर्ड मोइरा द्वारा गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किसके द्वारा की गई, लॉर्ड मोइरा के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कंपनी ने करा, जब युद्ध की घोषणा कर दी तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी के पास में 22,000 सैनिकों को इन्होंने क्या करा, 4 भागों में, 4 ग्रुप्स में डिवाइड करा और चारों को अलग अलग जगह भेजा। पहला जो ग्रुप है इसने कहाँ भेजा, माले, जनरल माले की कैप्टेंसी में काठमांडू पर अधिकार के लिए भेज दिया कि जाओ काठमांडू पर अधिकार करो। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी टुकड़ी है जीएस फुट के कैप्टेंसी में गई, कहाँ पर, गोरखपुर में। ओके, तीसरा जिलेस्पी कहाँ गया, देहरादून घाटी में, यानी दून घाटी में भेजा गया इसको। इसके अलावा जो ऑक्टरलॉनी है, मेजर ऑक्टरलॉनी की प्रेसिडेंसी में या फिर उसकी कैप्टेंसी में गोरखा राज्य के पश्चिम भाग यानी मलाव किले पर अधिकार के लिए भेज दिया गया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नाला पानी का जो युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ कब था, अक्टूबर नवंबर 1814 के आसपास। एक तरफ ब्रिटिश सेना है, एक तरफ कैप्टन बलभद्र थापा यानी गोरखा सेना है। ये वही टुकड़ी है जो अंग्रेज जिलेस्पी के नेतृत्व में देहरादून की तरफ गई थी। ठीक है, अंग्रेजों की सेना एक तरफ खड़ी है जो 3,500 सैनिक है, जबकि एक तरफ कैप्टन बलभद्र थापा गोरखा सेना है 500 सैनिकों के साथ मात्र। यहाँ पर एक दुर्ग है जहाँ पर ये नालागढ़ी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ओके, घटनाक्रम क्या है, घटनाक्रम यही है कि ब्रिटिश सेना ने लगातार हमले किए और 31 अक्टूबर को मेजर जनरल जिलेस्पी युद्ध में मारा जाता है। ये 3500 सैनिक, जबकि ये 500 सैनिक, ये 500 सैनिक भारी पड़ रहे थे इन 3500 सैनिकों पर। ये कह सकते हो कि गोरखा सैनिक काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। ओके, इसके बाद नवंबर 1814 के अंदर जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों को जब लग रहा था कि युद्ध बहुत लंबा खिंच रहा है और हम लोग जीतने की स्थिति में भी नहीं है, तो अंग्रेज क्या करते हैं, गोरखाओं
के लिए जो पानी की सप्लाई है इस दुर्ग में उसको रोक देते हैं, पानी की सप्लाई रोक देते हैं और भूख प्यास से तड़पते हुए गोरखाओं ने 1 महीने तक किले की रक्षा की। ओके, किले की रक्षा करी और अंततः जो है ये जो अंग्रेज हैं इन्होंने क्या करा, यहाँ पे कब्जा कर लिया। ओके, इसके अलावा क्योंकि दोनों ने देखो गोरखाओं ने उस टाइम में अदम्य साहस दिखाया था, मात्र 500 सैनिकों के साथ इतना लंबा ये लोग अपने आप को खींच पाए थे। ठीक है, अगर ये पानी की सप्लाई ना रोकी होती तो भी शायद कहानी कुछ और हो सकती थी। ओके, तो रिस्पना नदी के बाएं तट पर 2 स्मारक बनाए गए इसी अदम्य साहस को देखते हुए। किसने बनाए? अंग्रेजों ने बनाए। एक तरफ जिलेस्पी है और एक तरफ बलभद्र थापा, दोनों के ही स्मारक बनाए गए रिस्पना नदी के बाएं तट पर। रिस्पना नदी के तट पर कौन सा शहर है बताना? देहरादून शहर। ठीक है, रिस्पना नदी के तट पर है, वो याद रखना। ओके, बलभद्र थापा और जिलेस्पी का हमने दोनों का स्मारक देखा कहाँ पर? रिस्पना नदी के बाएं तट पर। ओके, तो कुछ चीजें हम अब जहां पर जानने की कोशिश करते हैं। हमने एक की तो बात करी कि जो जिलेस्पी है ये देहरादून गए और यहाँ पर जिलेस्पी की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, नाला पानी का युद्ध। इसके बाद जो दूसरा वुड भी तो किया था ना, 4 टुकड़ियां बनी थी ना टोटल। वुड का क्या हुआ? वुड अपना जो है उसका जो मिशन था उस पर फेल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग कब्जा नहीं कर पाए। इसके अलावा जो माल्ले है, माल्ले का भी सेम सीन है, ये भी कब्जा नहीं कर पाया। इसके अलावा ऑक्टरलोनी 4 टुकड़ियां गई थी ना टोटल, जिलेस्पी, वुड, मार्ले और ऑक्टरलोनी गए थे। ऑक्टरलोनी गया कहाँ था? जो गोरखा राज्य उसके पश्चिमी भाग में अटैक करने के लिए, तो ये यहाँ पे ये भी सफल नहीं हो पाता, लेकिन बाद में छल कपट की नीति से, ठीक है, इसने मलाऊ किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है, मलाऊ किले पर इसने छल कपट की नीति से अंततः अधिकार कर लिया। ठीक है, चारों जगह का पता लग गया ना। ठीक है, ओके। अब लोग बात करते हैं गोरखाओं के आत्मसमर्पण और संगौली संधि के बारे में। ठीक है, देखो जनवरी 1815 में ही अंग्रेजों ने तैयारी कर ली थी कि हमें अब इस एरिया को कैप्चर करना है, यानी गोरखाओं से इस एरिया को छीनना है। तो 23 अप्रैल 1815 में जो युद्ध होता है, गन्नाथ डांडा युद्ध होता है, इसमें हस्तिदल चौतरिया मारा जाता है। इसके अलावा 27 अप्रैल 1815 को बमशाह ने आत्मसमर्पण किया और एक संधि करी अंग्रेजों के साथ में। ठीक है, और गोरखा जो है काली नदी पार करके चले जाते हैं। ये जो संधि करी बमशाह चौतरिया ने, ठीक है, इस संधि पर अपने हस्ताक्षर 15 अगस्त को कौन करता है? अमर सिंह थापा। ठीक है, बमशाह चौतरिया और अंग्रेजों के बीच संधि हो रही है 27 अप्रैल 1815 को, जिस समय बमशाह ने आत्मसमर्पण करा। उसके बाद 15 अगस्त को उसी संधि पर हस्ताक्षर कौन कर रहा है? अमर सिंह थापा कर रहा है। ओके, इसके अलावा जो सहमति बनती है, अभी तो ये लोग प्रशासक ही आपस में संधि कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर जो नेपाल के राजगुरु हैं गजराज मिश्र, ब्रिटिश कर्नल कौन है? पेरिस ब्रिट्सा, इन दोनों के बीच में एक इनिशियल संधि होती है, इनिशियल ट्रीटी होती है। ठीक है, संधि की पुष्टि नेपाल सरकार के द्वारा कब करी जाती है? 4 मार्च 1816 को। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नेपाल द्वारा संधि सुगौली या संगोली की संधि है, इस पर पुष्टि कब की जाती है? 4 मार्च 1816, याद रखना। ठीक है, आधिकारिक पुष्टि। इसमें क्या होता है? नेपाल को अपना 1/3 हिस्सा, यानी कुमाऊं, गढ़वाल, नैनीताल, दार्जिलिंग वाला हिस्सा ब्रिटिशर्स को सौंपना पड़ता है। ठीक है, बदले में जो ब्रिटेन है वो क्या करते हैं? एक तो गोरखाओं को वापस जाने देते हैं काली नदी पार, इसके अलावा गोरखाओं की भर्ती करते हैं, किसमें? अपनी जो सेना है उसके अंदर गोरखाओं की भर्ती करते हैं। ओके, तो इस तरीके से गोरखा शासन समाप्त होता है उत्तराखंड के अंदर, और यहाँ से शुरुआत होती है किसकी? ब्रिटिश हुकूमत की। अब यहाँ से देखोगे कि कुमाऊं कमिश्नर्स का शासन होगा, ई गार्डनर आएगा ना 1815 के अंदर। अब हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो इस क्लास के अंदर हम लोगों ने गोरखा शासन को समझा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF या इसके अलावा जो भी क्लासेस है हमारी उसका PDF आपको मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। ये खुंखरी है, ये याद रखना, खुंखरी। ठीक है, यही इनका जो है प्रमुख हथियार हुआ करता था। 3 सवाल, इन 3 सवालों के जवाब दीजिएगा। गोरखा शासन में छिपाई गई संपत्ति पर कौन सा कर लगाया जाता था? इसके अलावा खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था 14 मई 1804 को, किस किस के मध्य हुआ था? और नाला पानी का जो युद्ध हुआ था 500 जो वीर गोरखा सैनिक थे उनकी कैप्टेंसी किसने करी थी? ठीक है, ये भी बताना।
ठीक है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है अभी तक तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।